कौए और उल्लू। बहुत समय पहले की बात है कि एक वन में एक विशाल बरगद का पेड़ कौ की राजधानी था। हजारों कौए उस पर वास करते थे। उसी पेड़ पर कौ का राजा मेघवर्ण भी रहता था। बरगद के पेड़ के पास ही एक पहाड़ी थी जिसमें असंख्य गुफाएं थीं। उन गुफाओं में उल्लू निवास करते थे। उनका राजा अरिमर्दन था। अरिमर्दन बहुत पराक्रमी राजा था। कौ को तो उसने उल्लुओं का दुश्मन नंबर 1 घोषित कर रखा था। उसे कौ से इतनी नफरत थी कि किसी कौए को मारे बिना वह भोजन नहीं करता था। जब बहुत अधिक कौए मारे जाने लगे तो उनके राजा मेघवर्ण को बहुत चिंता हुई। उसने कौ की एक सभा इस समस्या पर विचार करने के लिए बुलाई। मेघवर्ण बोला, मेरे प्यारे कौ, आपको तो पता ही है कि उल्लुओं के आक्रमणों के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हमारा शत्रु शक्तिशाली है और अहंकारी भी। हम पर रात को हमले किए जाते हैं। हम रात को देख नहीं पाते। हम दिन में जवाबी हमला नहीं कर पाते क्योंकि वे गुफाओं के अंधेरों में सुरक्षित बैठे रहते हैं। फिर मेघवर्ण ने सियाने और बुद्धिमान कौ से अपने सुझाव देने के लिए कहा। एक डरपोक कौ बोला, हमें उल्लू से समझौता कर लेना चाहिए। वह जो शर्तें रखें हम स्वीकार करें। अपने से ताकतवर दुश्मन से पिटते रहने में क्या तुक है। बहुत से कौ ने कां करके विरोध प्रकट किया। एक कर्म दिमाग का कौ चीखा, हमें उन दुष्टों से बात नहीं करनी चाहिए। सब उठो और उन पर आक्रमण कर दो। एक निराशावादी कौ बोला, शत्रु बलवान है, हमें यह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। सियाने कौए ने सलाह दी, अपना घर छोड़ना ठीक नहीं होगा। हम यहाँ से गए तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। हमें यही रहकर और पक्षियों से सहायता लेनी चाहिए। कौ में सबसे चतुर व बुद्धिमान स्थिरजीवी नामक कौ था जो चुपचाप बैठा सबकी दलीलें सुन रहा था। राजा मेघवर्ण उसकी ओर मुड़ा, महाशय, आप चुप हैं। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। स्थिरजीवी बोला, महाराज, शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो छल नीति से काम लेना चाहिए। कैसी छल नीति, जरा साफ साफ बताइए। स्थिरजीवी राजा ने कहा। स्थिरजीवी बोला, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला कीजिए। मेघवर्ण चौंका, यह आप क्या कह रहे हैं स्थिरजीवी? स्थिरजीवी राजा मेघवर्ण वाली डाली पर जाकर कान में बोला, छल नीति के लिए हमें यह नाटक करना पड़ेगा। हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू जासूस हमारी इस सभा की सारी कार्यवाही देख रहे हैं। उन्हें दिखाकर हमें फूट और झगड़े का नाटक करना होगा। इसके बाद आप सारे कौ को लेकर शिमुक पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा। घर का भेदी बनकर उनकी लंका लाऊंगा। फिर नाटक शुरू हुआ। स्थिरजीवी चिल्लाकर बोला, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर राजा के बच्चे। क्यों हमें मरवाने पर तुला है? मेघवर्ण चीख उठा, गद्दार, राजा से ऐसी बदतमीजी से बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कई कौए एक साथ चिल्ला उठे, इस गद्दार को मार दो। राजा मेघवर्ण ने अपने पंख से स्थिरजीवी को जोरदार झापर मारकर तनी से गिरा दिया और घोषणा की, मैं गद्दार स्थिरजीवी को कौ समाज से निकाल रहा हूँ। अब से कोई कौआ इस नीच से कोई संबंध नहीं रखेगा। आसपास के पेड़ों पर छिपे बैठे उल्लू जासूसों की आंखें चमक उठी। उल्लुओं के राजा को जासूसों ने सूचना दी कि कौ में फूट पड़ गई है। मारपीट और गाली गलौज हो रही है। इतना सुनते ही उल्लुओं के सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, यही मौका है कौ पर आक्रमण करने का। इस समय हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। उल्लुओं के राजा अरिमर्दन को सेनापति की बता सही लगी। उसने तुरंत आक्रमण का आदेश दे दिया। बस फिर क्या था, हजारों उल्लुओं की सेना बरगद के पेड़ पर आक्रमण करने चल दी। परंतु वहाँ एक भी कौआ नहीं मिला। मिलता भी कैसे? योजना के अनुसार मेघवर्ण सारे कौओं को लेकर शिमुक पर्वत की ओर कूच कर गया था। पेट खाली पाकर उल्लुओं के राजा ने थूका, कौए हमारा सामना करने की बजाय भाग गए। ऐसे कायरों पर हजार थू। सारे उल्लू हू की आवाज निकालकर अपनी जीत की घोषणा करने लगे। नीचे झाड़ियों में गिरा पड़ा स्थिरजीवी कौआ यह सब देख रहा था। स्थिरजीवी ने कांका की आवाज निकाली। उसे देखकर जासूस उल्लू बोला, अरे, यह तो वही कौआ है जिसे इनका राजा धक्का देकर गिरा रहा था और अपमानित कर रहा था। उल्लुओं का राजा भी आया। उसने पूछा, तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई? स्थिरजीवी बोला, मैं राजा मेघवर्ण का नीति मंत्री था। मैंने उनको नेक सलाह दी कि उल्लुओं का नेतृत्व इस समय एक पराक्रमी राजा कर रहे हैं। हमें उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेघवर्ण क्रोधित हो गया और मुझे फटकार कर कौ की जाति से बाहर कर दिया।
मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। उल्लुओं का राजा अरिमर्दन सोच में पड़ गया। उसके सियाने नीति सलाहकार ने कान में कहा, राजन, शत्रु की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। यह हमारा शत्रु है, इसे मार दो। एक चापलूस मंत्री बोला, नहीं महाराज, इस कौए को अपने साथ मिलाने में बड़ा लाभ रहेगा। यह कौओं के घर के भेद हमें बताएगा। राजा को भी स्थिरजीवी को अपने साथ मिलाने में लाभ नजर आया और उल्लू स्थिरजीवी कौए को अपने साथ ले गए। वहाँ अरिमर्दन ने उल्लू सेवकों से कहा, स्थिरजीवी को गुफा के शाही मेहमान कक्ष में ठहराओ। इन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। स्थिरजीवी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपने मुझे शरण दी, यही बहुत है। मुझे अपनी शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर सेवक की तरह ही रहने दीजिए। वहाँ बैठकर आपके गुण गाते रहने की ही मेरी इच्छा है। इस प्रकार स्थिरजीवी शाही गुफा के बाहर डेरा जमाकर बैठ गया। गुफा में नीति सलाहकार ने राजा से फिर से कहा, महाराज, शत्रु पर विश्वास मत करो। उसे अपने घर में स्थान देना तो आत्महत्या करने समान है। अरिमर्दन ने उसे क्रोध से देखा, तुम मुझे ज्यादा नीति समझाने की कोशिश मत करो। चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नीति सलाहकार उल्लू अपने 2-3 मित्रों के साथ वहाँ से सदा के लिए यह कहता हुआ, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। कुछ दिनों बाद स्थिरजीवी लकड़ियाँ लाकर गुफा के द्वार के पास रखने लगा। सरकार, सर्दियाँ आने वाली हैं। मैं लकड़ियों की झोपड़ी बनाना चाहता हूँ ताकि ठंड से बचाव हो। धीरे धीरे लकड़ियों का काफी ढेर जमा हो गया। एक दिन जब सारे उल्लू सो रहे थे तो स्थिरजीवी वहाँ से उठकर सीधे शमूक पर्वत पर पहुँचा, जहाँ मेघवर्ण और कौओं सहित उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्थिरजीवी ने कहा, अब आप सब निकट के जंगल से जहाँ आग लगी है, एक एक जलती लकड़ी चोंच में उठाकर मेरे पीछे आए। कौओं की सेना चोंच में जलती लकड़ियाँ पकड़ स्थिरजीवी के साथ उल्लुओं की गुफाओं में आ पहुँचा। स्थिरजीवी द्वारा ढेर लगाई लकड़ियों में आग लगा दी गई। सभी उल्लू जलने या दम घुटने से मर गए। राजा मेघवर्ण ने स्थिरजीवी को कौआ रत्न की उपाधि दी। सीख शत्रु को अपने घर में पनाह देना अपने ही विनाश का सामान जुटाना है।